हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जोरावर क्लासेस पर। तो चलिए अपनी आज की क्लास शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक द जोरावर क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ये उसका लोगो है और यहाँ पर कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। आप देख सकते हैं, अगर आप नहीं भी लेना चाहते कोर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बार देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या आपके लिए अवेलेबल है और क्या आने वाले टाइम में आपके लिए अवेलेबल होगा। सो उसके लिए आप अंकित सर के लाइव सेशंस को देख सकते हैं। तो चलिए आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और अगर किसी को ऐप के लिंक में कोई प्रॉब्लम है या कंटेंट कोर्स में कोई प्रॉब्लम है तो एक बार आप नीचे जाकर ऐप के लिंक से जरूर जुड़े, क्योंकि वो ऐप का डायरेक्ट लिंक है जहां पर गूगल स्टोर से आपको डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगी और फिर वहां पर आप कंटेंट में क्या क्या है वो सब आपको वहां पर नजर आ जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द मेन पर्पज ऑफ कंडक्टिंग ए डायग्नोस्टिक टेस्ट इज फॉर आइडेंटिफाइंग। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी कि नैदानिक जो टेस्ट परीक्षण होता है उसको कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपको पहचानना है। आज का अगेन टॉपिक असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ही होगा। द जनरल एरिया ऑफ वीकनेस इन द परफॉर्मेंस ऑफ द क्लास, कि आपको एक जनरल एरिया आइडेंटिफाई करना है कि भाई मोस्टली क्लास के बच्चे कहाँ पर लैग कर रहे हैं। तो जनरल आइडिया लेना है ना, स्पेसिफिक नहीं ले रहे हैं आप यहाँ पर, मतलब किसी छात्र से विशिष्ट रूप से नहीं जुड़ा हुआ है। जनरल आपने देख लिया, डिसिप्लिन में दिक्कत है या इस तरह की चीजें। नेक्स्ट है द स्पेसिफिक नेचर ऑफ रेमेडियल प्रोग्राम नीडेड, या फिर आप जानना चाहते हैं कि जो एक रेमेडियल प्रोग्राम आपको चलाना है उसका स्पेसिफिक नेचर क्या होगा। नेक्स्ट है द कॉजेज अंडरलाइंग एकेडमिक डिफिकल्टीज, या फिर क्या अंतर्निहित शैक्षणिक कठिनाइयों के कारणों की पहचान करना कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है कि बच्चा किसी पर्टिकुलर चीज को नहीं पढ़ पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, उसके कारणों को जानना, ये होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। या फिर स्पेसिफिक नेचर ऑफ स्टूडेंट डिफिकल्टी, या फिर बच्चों की डिफिकल्टी की स्पेसिफिक नेचर को जानना, यानी कि छात्रों के सामने जो कठिनाइयां आ रही हैं उनकी प्रकृति को पहचानना, ये डायग्नोसिस का मतलब होता है। तो द क्वेश्चन इज क्वाइट कंफ्यूजिंग फॉर सम पीपल, इट कैन बी, मतलब हो सकता है कुछ लोगों के लिए क्वाइट कंफ्यूजिंग। तो देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी द कॉजेज अंडरलाइंग एकेडमिक डिफिकल्टीज। आपकी क्लास में आप कोई भी टॉपिक पढ़ा लीजिए, कुछ भी पढ़ा लीजिए, सपोज आप, अगर आपको लग रहा है कि कुछ एकेडमिक डिफिकल्टीज आ रही हैं आपको, तो आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट करना पड़ेगा। आपको एक बार टेस्ट करना पड़ेगा कि बच्चे को क्या आ रहा है, कौन सी उसको डिफिकल्टीज हैं, और फिर उन डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए आपको रेमेडियल टीचिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो दिस इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू क्राइटेरिया रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। देखिए क्राइटेरिया रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन की बात यहाँ पर होती है। दो तरह की चीजें होती है, एक तो परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, एक क्राइटेरिया बेस्ड होता है ना। तो आपको यहाँ पर क्राइटेरिया बेस्ड इवैल्यूएशन के बारे में बताना है कि क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट किस तरह का होता है। देखो ये क्या होता है, जैसे आप सीटेट देते हो ना, सीटेट हो गया आपका, तो इसमें आपको पता है कि 150 में से आपको 90 मार्क्स लाने ही लाने हैं। अब 90 मार्क्स कितने बच्चे लाते हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर मेरा पर्टिकुलर स्कोर जो है वो 90 आ गया, दैट मीन्स कि मेरा सीटेट क्लियर हो गया। अगर 90, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, इसमें कोई सीट्स फिक्स नहीं होती है। जैसे मान लीजिए 10 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, तो वैसे 10 लाख के 10 लाख तो 90 नहीं लेकर आते हैं, बट ला भी सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सभी को अपने आप से compete करना है। आपको खुद से 90 लेकर आने हैं, दूसरा क्या लेकर आ रहा है इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्राइटेरिया में बेसिकली कंपैरिजंस नहीं होते हैं, पहले से एक स्टैंडर्ड फिक्स होता है कि ठीक है इस स्टैंडर्ड तक आपको पहुंचना है, और अगर आप पहुंच जाते हैं स्टैंडर्ड तक तो आप क्लियर है ना। अगर मैं केवीएस के एग्जाम की बात करूं तो यहाँ पर 150 में से आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, आप फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है कि आपको 90 लेकर आने हैं तो आपका पेपर क्लियर है, नहीं। यहां पर आपको कंपैरिजन करने पड़ेंगे कि आप कितने बच्चों से आगे निकल पा रहे हैं। सीट हमारे पास सपोज 2000 है और कैंडिडेट हमारे पास 1 लाख है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी मैक्सिमम मार्क्स लेकर आएगा आप उनको सेलेक्ट कर लेंगे। तो दिस इज नॉट क्राइटेरिया रेफरेंस्ड, ये होता है क्राइटेरिया रेफरेंस जहां पर आपके सामने एक स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड कह लीजिए, एक सेट है पहले से कि इतना आपको करना ही करना है। ठीक है, तो मैंने डेफिनेशन के हिसाब से आपको सही समझा दिया है। अब देखिए क्या ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। इट मेजर्स स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ फिक्स सेट ऑफ लर्निंग स्टैंडर्ड्स। तो मैंने अभी समझाया कि बिल्कुल यहाँ पर देखा जाएगा कि एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फिक्स है कि भाई 90 लेकर आना है, तो उसी स्टैंडर्ड से जो है कंपेयर करना है, किसी दूसरे बच्चे से आपको कंपैरिजन नहीं करना है। बच्चे की प्रॉपर उस क्राइटेरिया को उस पूरा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये देखना है। It informs about how test takers have performed when compared to an average student. तो ये it informs about how test takers have performed when compared
टू एन एवरेज स्टूडेंट। तो देखो यहाँ पर ये बताता है कि एक औसत छात्र की तुलना में परीक्षार्थियों ने कैसा प्रदर्शन किया है। तो अगेन मैं कहूंगी कि ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन दूसरे बच्चों के साथ नहीं होता है, यहाँ पर कंपैरिजन एक क्राइटेरिया से सेट होता है जो सेट पैटर्न है। तो ये गलत होगा यहाँ पर बी ऑप्शन। यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। मैंने आपको समझा दिया है, अब आप एक बार दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हैं अगर आपको ना समझ में आया हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन पर्पस ऑफ कंडक्टिव इवैल्यूएशन इज। तो जो मेन पर्पस होता है इवैल्यूएशन कंडक्ट करने का, उसका मेन पर्पस क्या होता है? टू लेबल चिल्ड्रन एज ईदर स्लो लर्नर्स और गिफ्टेड। तो मतलब आप इवैल्यूएशन इसलिए करते हैं कि आप उन बच्चों को कैटेगराइज कर सकते हैं कि ठीक है ये फलाना बच्चा स्लो लर्नर है, बेवकूफ है, जो भी कहना चाहते हैं आप, या फिर ये बच्चा गिफ्टेड है भाई, है ना, ये वाली बात है। तो ये तो हम करते नहीं है, इवैल्यूएशन का पर्पस ये होता ही नहीं है। नेक्स्ट है टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु नीड रेमिडिएशन। ये भी नहीं होगा, क्योंकि इवैल्यूएशन में हम जजमेंट करते हैं, बच्चे ने कितना पढ़ लिया है, कितना लर्निंग आउटकम्स के अकॉर्डिंग उसको हम जज कर लेते हैं कि किस लेवल पे बच्चा है। तो रेमिडिएशन का यहाँ पे स्कोप नहीं रह जाता है, ये बेसिकली आपका फाइनल जजमेंट हो जाता है। तो ये भी नहीं होगा, ये हम फॉर्मेटिव असेसमेंट में करते हैं, यहाँ पर समेटिव असेसमेंट की बात हो रही है। टू डायग्नोज लर्निंग डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम एरियाज। आपको लर्निंग डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम एरियाज को पहचानना है, ये भी आप फॉर्मेटिव असेसमेंट में करते हैं। टू प्रोवाइड फीडबैक ऑन द एक्सटेंट टू विच वी हैव सक्सेसफुल इम्पार्टिंग एजुकेशन फॉर अ प्रोडक्टिव लाइफ। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये तो आई थिंक ये क्वेश्चन तो मैं कई बार करा चुकी हूँ आपको, तो ये तो आप रट लो कि क्या होता है। नेक्स्ट है सपोज यू आर द चेयरपर्सन ऑफ ए बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। सपोज आप मान लीजिए आप चेयरपर्सन बन जाते हैं एक दिन। हाउ वुड यू प्लान टू इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन द स्कूल अंडर योर ज्यूरिसडिक्शन। तो आप किस तरह से प्लान करेंगे ओवरऑल क्वालिटी जो है आपके एजुकेशन की इन द स्कूल्स अंडर योर ज्यूरिसडिक्शंस, ठीक है, आपके अधिकार में। तो आप किस तरह से इंश्योर करेंगे कि हाँ भाई ठीक है क्वालिटी एजुकेशन बनी रहे। तो ये आपको आंसर इसका करना है। तो बताइए, तो ये किस तरह का एग्जाम्पल है, मतलब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो ये किस तरह का एग्जाम्पल है ये आपको बताना। लोअर ऑर्डर कन्वर्जेंट, लोअर ऑर्डर डाइवर्जेंट, हायर ऑर्डर कन्वर्जेंट या फिर हायर ऑर्डर डाइवर्जेंट, ये है आपके सामने। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है भाई, आप चेयरपर्सन हैं और आपको प्लान करनी है क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करना, ठीक है, आपके ज्यूरिसडिक्शन में है, आपके क्षेत्र में कोई स्कूल है, ठीक है, आपके कंट्रोल के अंडर की बात की गई है कि आप किस प्रकार योजना बनाएंगे। तो पहली चीज तो ये है कि यहाँ पर फिक्स नहीं है कुछ भी कि आप एक ही क्राइटेरिया पर आएंगे कि ठीक है ये हमने सोचा हुआ है, हमेशा आप इसी क्वालिटी पर काम करेंगे, तो ये तो नहीं होता है। यहाँ पर कन्वर्जेंट तो है ही नहीं, यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग ये कन्वर्जेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग चाहिए। आपको यहाँ पर बहुत सारे तरीके सोचने पड़ेंगे कि जिससे जो है आप अपनी क्वालिटी एजुकेशन को इंप्रूव कर पाए उस स्कूल में जो भी आपकी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आते हैं। हो सकता है आपके अंडर 5 स्कूल है, हो सकता है 7 है या 10 है, वो हमें नहीं पता है, लेकिन आपको यहाँ पे क्वालिटी इंप्रूवमेंट करना है। तो अब कन्वर्जेंट थिंकिंग तो हो ही नहीं सकती है। यहाँ पर लोअर ऑर्डर है और हायर ऑर्डर है कि क्या करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर जो है प्रॉपर हायर ऑर्डर डाइवर्जेंट थिंकिंग है, क्योंकि यहां पर आप अगर क्वालिटी की बात करेंगे तो आपको बहुत सारे एस्पेक्ट्स को दिमाग में रखना होगा। आपको क्रिटिकल थिंकिंग का यहां पर यूज करना होगा, आपको रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करनी होगी कि अगर मैं ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे तो क्या ये कामयाब होगी कि नहीं होगी, कितने स्टूडेंट्स हैं, किस तरह से करेंगे, क्या हमारे पास रिसोर्सेज है कि नहीं है। इन सब में हायर ऑर्डर मेंटल स्किल्स की जरूरत आपको पड़ेगी। आपको सिर्फ रिमेंबर नहीं करना है फैक्ट्स को, आपको बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग भी करनी है। आपको उसके नेगेटिव पॉजिटिव सारे पॉइंट्स को सोचना पड़ेगा, उसके बाद आपको एक प्लान लेकर आना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इन ए क्लास आर आस्क्ड टू असेंबल वेरियस आर्टिफैक्ट्स ऑफ देयर वर्क इन ए नोटबुक। तो जो कक्षा में छात्रों को अपने काम के विभिन्न कलाकृतियों को एक नोटबुक में इकट्ठा करने के लिए कहा जाता है, ठीक है, जितना भी उन्होंने वर्क किया है आर्टिफैक्ट्स में, कलाओं में, ताकि वह ये प्रदर्शित कर सके कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, उनको एक आर्टिफैक्ट्स का काम दिया गया है और उनको ये डेमोन्स्ट्रेट करना है कि व्हाट दे कैन डू फॉर द सोसाइटी। सो व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी इज दिस, तो ये आपको एक्टिविटी बतानी है। दिस इज एसे टाइप असेसमेंट, नो। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स नहीं है ये आपके। प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट भी नहीं है, ये पोर्टफोलियो असेसमेंट है। क्योंकि देखिए पोर्टफोलियो सिंपल भाषा में कहूं तो पूरे साल भर में या किसी भी चीज में बच्चे ने जो काम किया होता है ना, उसका आपने एक डब्बे में रख लिया। उसने जितने असाइनमेंट बनाए आपने इस डब्बे में डाल दिया, उसने जितने पेपर किए वो आपने डब्बे में डाल दिए, उसने जो एक्टिविटी बनाई, उसने जो प्रोजेक्ट बनाया वो आपने इस डब्बे में डाल दिया, उसने कुछ ऐसा आर्ट का काम किया, ड्रॉइंग का काम किया या फिर म्यूजिक डांस की रिकॉर्डिंग्स आपने की है, उनको सबको एक बस्ते में डाल दो तो वो पोर्टफोलियो बन जाता है। तो ये एक तरह का पोर्टफोलियो असेसमेंट ही है कि बच्चे ने उसमें कितना कितना काम किया है, वो सारे रिकॉर्ड्स आपके पास इकट्ठे हो गए। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करेंगे
फेलियर ऑफ ए चाइल्ड टू परफॉर्म वेल इन क्लास टेस्ट लीड अस टू बिलीव दैट। अगर एक बच्चा फेल हो जाता है अपनी क्लास में अच्छा करने में, किसी भी क्लास टेस्ट में, तो ये हमें क्या बिलीव करने पर मजबूर करता है, क्या करने के लिए बोलता है? असेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड कैन बी यूज्ड टू क्लियरली आइडेंटिफाई फेलियर। इसमें कुछ एरर था, वो मैंने ठीक कर दिया है। असेसमेंट इज ऑब्जेक्टिव, कि असेसमेंट जो है वो वस्तुनिष्ठ है, एंड कैन बी यूज्ड टू क्लियरली आइडेंटिफाई फेलियर। और मतलब असेसमेंट से आप क्लैरिफाई कर सकते हैं कि फेलियर किस तरह से हुआ है, क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं फेलियर को। नेक्स्ट है, मतलब किया जा सकता है, चिल्ड्रन आर बोर्न विद सर्टेन कैपेबिलिटीज एंड डेफिसिट्स, मतलब बच्चों में कुछ कमियां ही होती हैं इसलिए वो गंदा परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। देयर इज अ नीड टू रिफ्लेक्ट अपॉन द सिलेबस, पेडागोजी एंड असेसमेंट प्रोसेसेस। तो इसमें देखिए पहले ऑप्शन में केवल असेसमेंट आ रहा था, यहाँ पर आपका असेसमेंट प्रोसेस भी आ रहा है, पेडागोजी भी है कि आपका टीचिंग मेथड कैसा है, आप किस तरह से पढ़ा रहे हैं, सिलेबस में क्या है, इन सब चीजों पर आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, आपको एक तरह से मूल्यांकन करना पड़ेगा कि भाई ये चीजें जो आपने इंप्लीमेंट की, क्या ये सही से इंप्लीमेंट हुई कि नहीं हुई। नेक्स्ट है, सम चिल्ड्रन आर डीम्ड टू फेल इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ हार्ड द सिस्टम ट्राइज। मतलब ये, हालांकि देखो वैसे तो अगर हम नॉर्मल इंसान की तरह बात करें तो हम ये कहते हैं कि हाँ भाई हमने बहुत कोशिश की लेकिन बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा है। और मैं तो पर्सनली भी ये मानती हूँ कि ऐसा होता भी है कि हम कई बार कहते हैं ना कि हम एक बच्चे के पीछे पड़ जाते हैं, बहुत ही बच्चा करना है, बच्चे में विल ही नहीं है, वो नहीं करना चाहता है तो करेगा भी नहीं, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं, बट ऑन पेपर आप ऐसा बोल नहीं सकते हैं। तो जब भी आप एग्जाम में बैठे ना तो इस तरह के ऑप्शंस को आपको कभी चूज नहीं करना है, क्योंकि ये माना जाता है कि आप एज अ टीचर फेल हैं अगर आपका बच्चा फेल हो रहा है। बच्चे की कोई भी गलती नहीं है, ये मानते हैं हम आज के सिस्टम में। पहले फिर भी होता था कि बच्चों को थोड़ा सा वो होता था, मतलब वही पनिशमेंट वगैरह की, सब चीजें बैन है और ये कहा गया कि नहीं, आप बच्चा कुछ भी गलत नहीं कर सकता, आप ही गलत है, वो वाली चीजें हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, कि हमें खुद पर ही ध्यान देना पड़ेगा, सिलेबस पर ध्यान देना पड़ेगा, असेसमेंट प्रोसेस पर ध्यान देना पड़ेगा, बच्चे पर बर्डन नहीं डालना है, मतलब कहने की बात ही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, एन अपर प्राइमरी स्कूल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम वुड फोरसी द फॉलोइंग रूल ऑफ स्टूडेंट्स इन देयर ओन असेसमेंट। तो एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के निर्माणकर्ता कक्षा अपने स्वयं के मूल्यांकन में छात्रों की निम्नलिखित भूमिका का समर्थन करेंगे, जब उन्हें खुद का मतलब मूल्यांकन करना है। तो इसके ऑप्शंस हैं आपके सामने। मेक डिटेल्ड गाइडलाइंस फॉर हाउ मार्क्स वुड बी कोरिलेटेड टू स्टूडेंट्स अचीवमेंट एंड प्रेस्टीज इन क्लास। तो आपने एक डिटेल एनालिसिस कर लिया है कि किस तरह से जो है बच्चे के जो अचीवमेंट है और उसकी मतलब आप कैसे कोरिलेट करोगे। कोरिलेट का मतलब होता है संबंधित करना एक तरह से। तो किस तरह से उनके मार्क्स और बच्चे के अचीवमेंट को आप किस तरह से कोरिलेट करोगे, उनकी प्रेस्टीज की, उनकी क्लास में उनकी इज्जत कितनी बनी रहेगी, A+ वाला है तो कितनी इज्जत होगी, वो वाली बात। डिनाइंग दैट असेसमेंट हैज ए रोल इन टीचिंग, आप डिनाई करोगे कि नहीं असेसमेंट का कोई रोल ही नहीं होता है टीचिंग में, ये तो गलत ही हो जाएगा। स्टूडेंट्स वुड बी द सोल डिटर्मिनेंट्स ऑफ देयर ओन असेसमेंट, तो बच्चे जो हैं सोल डिटर्मिनेंट्स होंगे अपने खुद के असेसमेंट के, कि नहीं भी हम ही करेंगे बस, और टीचर नहीं करेगा, हम ही अपनी असेसमेंट करेंगे, तो ये भी गलत होगा। स्टूडेंट्स वुड प्लान फॉर असेसमेंट विद अ टीचर, तो यही ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन नंबर ए भी गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना बच्चे की रैंक के हिसाब से उसकी क्लास में कितनी इज्जत होगी वो चीज है, वो तो हमें करनी ही नहीं है अंडर CCA और RT एक्ट जो भी है। नेक्स्ट है, एज एन अपर प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स टीचर यू बिलीव दैट, आप एक अपर प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स टीचर हैं, सपोज कर लीजिए 6 to 8 की बात हो रही है यहाँ पर, आपके लिए क्वेश्चन जो है ना PRT के एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन 6 to 8 वाले मिल सकते हैं और TGT के में भी आपको दोनों में मिल सकते हैं। तो 6 to 8 ऐसा लेवल है जो TGT में भी शामिल है, PRT में शामिल है, क्योंकि PRT भी ट्रेनिंग करते हैं 1 to 8 तक की और TGT तो करते ही 6 to 10 तक की है, तो ये कॉमन है। स्टूडेंट्स एरर प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू देयर थिंकिंग, कि बच्चों का जो एरर होते हैं वो उनकी थिंकिंग के अंदर की सोच बताते हैं आपको कि वो क्यों एरर कर रहा है, किस तरह का एरर कर रहा है। स्टूडेंट नीड टू पोजेस प्रोसीजरल नॉलेज इवन इफ दे डोंट अंडरस्टैंड कंसेप्चुअल, तो ये तो कोई बात नहीं है कि कंसेप्ट क्लियर हुआ नहीं है, बस प्रोसीजर को रटे जाओ। नॉट ऑल स्टूडेंट्स हैव द एबिलिटी टू स्टडी मैथमेटिक्स, ये भी गलत है। देयर इज बायसनेस इन दिस स्टेटमेंट, कि भाई ठीक है सारे बच्चे ठीक नहीं होते, कुछ दब्बू ही होते हैं, ये हम कहेंगे ही नहीं। बॉयज विल लर्न मैथमेटिक्स विदाउट मच एफर्ट सिंस दे आर बोर्न विद इट, है ना, कि लड़कों को मैथ सबसे ज्यादा आ जाता है क्योंकि वो इसके साथ ही बोर्न हुए हैं, और मतलब गर्ल्स में ज्यादा टेंशन, यहाँ पर जेंडर बायसनेस है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, कि बच्चों के एरर जो है उनकी थिंकिंग का इंसाइट प्रोवाइड करते हैं कि एक्चुअल में उनकी थिंकिंग किस तरह से चल रही है, किस तरह का एरर वो कर रहे हैं, ये हमें बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है,
विच वन ऑफ द स्टेटमेंट्स डू यू एग्री विथ, आप इनमें से कौन से स्टेटमेंट के साथ एग्री करते हो। ए चाइल्ड फेल्स बिकॉज द गवर्नमेंट इज नॉट गिविंग इनफ टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज इन स्कूल, क्योंकि गवर्नमेंट टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज नहीं दे रही है इसीलिए बच्चा फेल हो रहा है। ये गलत होगा, क्योंकि देखो टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज नहीं है तो क्या बच्चे फेल होंगे, ऐसा किसने कहा है। पहले तो टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, शिक्षा का एक अलग ही रूप था, तो ये तो हम कह ही नहीं सकते। ए चाइल्ड्स फेलियर इज द प्राइमरली ड्यू टू द लैक ऑफ पेरेंट्स एजुकेशन इकोनॉमिक स्टेटस, जी बिल्कुल नहीं। अगर फर्स्ट जनरेशन लर्नर भी है, यानी कि जिसके माता पिता कभी स्कूल में नहीं गए, उनको पढ़ना भी नहीं आता, वो पहला इंसान है अपनी जनरेशन का जो स्कूल में जा रहा है, तो स्कूल की ही जिम्मेदारी बनती है बच्चों की। पेरेंट के एजुकेशन लेवल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड का इस पर कोई असर नहीं होता है, ये ऑन पेपर हमें ऐसा ही मानना पड़ता है। A child's failure can be attributed directly to the genetic material he has acquired from her parents. तो this is also rubbish, I think, है ना। जेनेटिक्स की क्या बात है, जेनेटिक मटेरियल पर डिपेंड करता है कि बच्चा फेल ही होगा, पेरेंट्स फेल होते हैं तो बच्चा भी फेल होगा, ऐसा हम नहीं कहते हैं। A child's failure is a reflection of the system and its inability to respond to the child. सो ये यहाँ पर आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी ही होगा। मैंने अगेन ये कहा कि अगर आपका बच्चा फेल हो रहा है, आपकी क्लास का कोई बच्चा फेल हो रहा है, देन यू आर फेल्ड। तो आप फेल हैं, आपका सिस्टम फेल है, आपकी सिलेबस, टेक्स्ट बुक सब फेल है, ये माना जाता है आज के दौर में। पहले की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ट्रेडिशनल अप्रोच की। तो आज तो आपको यही मान के चलना है। देखिए इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें अपना पर्सनल व्यू आपको साइड में रखना है, आपको थियोरेटिकल व्यू पर जाना है कि फिलोसफीज क्या कहती हैं, एजुकेशन सिस्टम क्या कहता है, RT एक्ट क्या कहता है, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज को आपको यहाँ पर क्रिटिसाइज नहीं करना होता है, वो कैसे भी हो आपको सही माननी है, क्योंकि एग्जामिनर जो है ये उनके इन्फ्लुएंस में ही पेपर बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। पर्सनल बायसनेस यहाँ पर आपका आना नहीं चाहिए जब आप एग्जाम में बैठे। नेक्स्ट है टीचिंग परफॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ टीचर्स इज, अगर ग्रुप ऑफ टीचर्स जो है टीचिंग करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं। टीम टीचिंग, टीचर टीचिंग, रिटन टीचिंग, ओरल टीचिंग। आई थिंक दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। और इसकी टीम टीचिंग की भी एक कंटेंट कोर्स में आपको वीडियो मिल जाएगी, मतलब उसमें है असेसमेंट वाले पार्ट में, तो आप ये कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो गाइज दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट एंड प्लीज डू वर्क हार्ड, और इफ यू वांट टू परचेज द कोर्स और इफ यू वांट टू enroll in the Zorawar Classes app, then please download the app, and the link has been provided in the description box, so you can download from there also. So thank you for watching the Zorawar Classes.